सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इंसुलेटर डिस्कस कर लिया है, हमने कंडक्टर और मेटल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेमीकंडक्टर खुद आपको अपने आप बता रहा है, आपको कुछ नहीं रटना है माइंड में कोई। सेमीकंडक्टर खुद, अगर आपको कंडक्टर और इंसुलेटर आपका समझ में आ गया तो सेमीकंडक्टर खुद अपने आप बता रहा है मैं सेमीकंडक्टर हूं, यानी आधा ही कंडक्टर हूं, पूरी तरीके से कंडक्टर में नहीं हूं। यानी अगर कनेक्टिविटी की बात हो तो सेमीकंडक्टर की जो कनेक्टिविटी है वो मेटल से तो कम रहेगी लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा रहेगी। बहुत सिंपल है। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर की जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू मेटल, कम रहेगी कंपेयर टू मेटल और ज़्यादा रहेगी इंसुलेटर से। तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर से ज़्यादा होती है लेकिन मेटल से आपकी कम होती है। यानी फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर में रहेंगे लेकिन जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स वो इंसुलेटर से बहुत ज़्यादा हाई होंगे, लेकिन आपके मेटल के कंपेरिजन में फ्री चार्ज कैरियर्स कैसे होंगे, आपके कम होंगे। तो सेमीकंडक्टर एक सिंगल लाइन में आपको डिफाइन करूं, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर यानी मेटल। यानी कंडक्टिविटी जो होगी वो मेटल से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होगी। तो सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो हमारे पास में जो दो सेमीकंडक्टर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, पहला है सिलिकॉन, दूसरा है आपका जर्मेनियम। ये दो सबसे ज्यादा पॉपुलर सेमीकंडक्टर है, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। और हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर को भी लिख लें तो गैलियम आर्सेनाइड भी पॉपुलर है। जब भी हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट डिवाइस होती है हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं, जैसे कि एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। आप कैलकुलेटर देखते हो जो पॉकेट कैलकुलेटर यूज करते हो उसमें ग्रीन और रेड लाइट जो इमिट होती है। किसी भी इंडिकेटर चाहे इन्वर्टर हो सब जगह एक इंडिकेटिंग डिवाइस लगी होती है, उसको अगर हमें बनाना हो तो हम गैलियम आर्सेनाइड यानी कंपाउंड सेमीकंडक्टर का यूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपको मैन्युफैक्चर करना है तो हम सिलिकॉन का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे सिलिकॉन का, इसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो फायर सेंसर में, मैंने आपको बताया है इस जर्मेनियम डिवाइस का जो यूज होता है वो किसमें होता है, फायर सेंसर में, क्योंकि ये थर्मली अनस्टेबल है। जैसे ही आप थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका एनर्जी बैंड जर्मेनियम का कम होता है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा फ्री हो जाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आप ब्रेक होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जर्मेनियम का यूज फायर सेंसर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज हम किस में करते हैं, सिलिकॉन में। क्यों करते हैं हम डिस्कस करेंगे। गैलियम आर्सेनाइड का यूज कहां होता है, आपका लाइट डिवाइस बनाने में, जैसे कि लाइट इमिटिंग डायोड। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होती है मेटल से आपकी कम होगी और जो इंसुलेटर है उससे कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना चाहिए। अब बात यह आती है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर हम बात करें किसकी, सेमीकंडक्टर की, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से मैं आपको बता देता हूं, यहां पर भी आगे ही बताऊंगा। रो जो डिफाइन होता है वो होता है RA डिवाइड बाई L। किसी भी स्पेसिफिक की बात करें, अगर रेजिस्टेंस R है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कैपिटल A है और जो लेंथ L है तो रेजिस्टिविटी जो होगी वो RA डिवाइड बाई L। अगर A की वैल्यू 1 ले लूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यूनिट ले लूं, यूनिटी 1, लेंथ जो है 1 मीटर ले लूं, एरिया भी आपका 1 मीटर ले लूं, आपका 1 मीटर स्क्वायर, तो उस केस में जो आपकी रो की वैल्यू होगी इक्वल टू क्या हो जाएगी। तो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर का वो होता है नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोगों को,
सुनते रहिएगा, फोकस करिएगा, माइंड खोल के रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि सिग्मा जो होता है 1/ρ, यानी ये होती है सिग्मा कंडक्टिविटी, रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो सीधी सी बात है, सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो कैसा है? नेगेटिव। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कैपिटल टी आपका टेम्परेचर है, आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी को हम यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी किसी भी हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें, मटेरियल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो आपका कैसा होता है? नेगेटिव। मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उस केस में जो आपकी रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज। तो कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या है, आपका एनर्जी बैंड गैप जो है वो आपका कम होता है, नो डाउट। सेमीकंडक्टर में जो आपका एनर्जी बैंड गैप है वो आपका कैसा होता है? बहुत ही लेस होता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इजीली ब्रेक हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी स्टेट में बैलेंस बैंड में है उसको हम इजीली एक्साइट कर सकते हैं और वो फ्री हो सकते हैं। यानी सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? आपके कंडक्शन बैंड में। यानी सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो उसकी कंडक्टिविटी जो होती है उस कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो कैसा है? नेगेटिव है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करिए, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी चीज को हम एनर्जी बैंड डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा है और मेटल से कम है तो एनर्जी बैंड डायग्राम की पिक्चर कैसी हो जाएगी? यह आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका बैलेंस बैंड है। यहाँ पे जो Eg है इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट जो रहती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। अगर मैं सिलिकॉन के लिए बात करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर मैं जर्मेनियम के लिए बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू जो रहती है आपकी 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। अगर मैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ गैलियम आर्सेनाइड तो इसकी वैल्यू जो आपकी रहती है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। तो ये आपका एनर्जी बैंड है। तो आप देख सकते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो एनर्जी बैंड गैप है वो कैसा है? बहुत ही स्मॉल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इनवैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, इजीली आपके एस्केप हो जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में, यानी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो हमेशा सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है। अगर मैं 0 डिग्री की बात करता हूं, 0 डिग्री केल्विन की, तो हो सकता है कि सेमीकंडक्टर की कोई ऐसी कैटेगरी हो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो एज ए परफेक्ट इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आपके जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो आपके एज ए परफेक्ट इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इस चीज को डिटेल में, अभी तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है। अब बात ये आती है, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो भी हमने सेमीकंडक्टर यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो भी यहाँ हमने सेमीकंडक्टर डिस्कस किए हैं उसमें चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन क्या रहेगा? तो कैरियर कंसंट्रेशन बेसिकली एनर्जी बैंड गैप अगर कम है किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का तो उसमें जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो कैसे रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे। अगर आपके
सेमीकंडक्टर बैंड गैप ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स कैसे रहेंगे, उसमें कम रहेंगे। अगर हम सेम टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से सेमीकंडक्टर का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो आपके दो मेन सेमीकंडक्टर होते हैं, और जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनानी है तो किसका यूज़ करेंगे आप लोग? सिलिकॉन का। जर्मेनियम का यूज़ नहीं करते। जर्मेनियम का यूज़ हम फायर सेंसर में करते हैं क्योंकि एनर्जी बैंड बहुत ज़्यादा कम होता है। इसका रीजन अभी मैं और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। और गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर का यूज आपका बेसिकली लाइट डिवाइस एलईडी बनाने में करते हैं, और भी कई जगह गैलियम आर्सेनाइड का हम यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूं वाई सिलिकॉन इज यूज्ड इन manufacturing of electronic डिवाइस। अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उसमें हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, तो ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से हम आपका केवल सिलिकॉन का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करने में, ना कि हम जर्मेनियम का यूज़ करते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो पहला रीजन तो क्या है कि सिलिकॉन का जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मैन्युफैक्चर करने में, तो पहला रीजन तो ये है कि सिलिकॉन अगर इस अर्थ की बात करें बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। सिलिकॉन जो है जर्मेनियम कंपैरिजन में सिलिकॉन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे अवेलेबल है। तो एक रीजन तो आपका ये है। लेकिन अगर टेक्निकल रीजन की हम बात करें कि सिलिकॉन क्यों प्रेफर करते हैं ओवर जर्मेनियम जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करने की बात करते हैं, तो रीजन हमें समझ में आएगा बैंड स्ट्रक्चर से। और जो भी आपका बैंड स्ट्रक्चर है या बैंड डायग्राम है या एटॉमिक बैंड स्ट्रक्चर है, वो आपका हम हमेशा ड्रॉ करते हैं बोहर्स लॉ की हेल्प से। इसका मतलब होता है 2n², और जहां n की वैल्यू होती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले मुझे सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर वो होता है 14, और बोहर्स लॉ में अगर हम लगाते हैं और हम फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, देखिए बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो हमें उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है कि हर एक ऑर्बिट में, जो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें एटॉमिक नंबर का यूज करना होगा। एटॉमिक नंबर कितना है? 14। ठीक है, तो हमें इस लॉ का यूज करना है। अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो फर्स्ट ऑर्बिट निकल आएगी, फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो सेकंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। अगर n की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूं तो आपकी थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। तो n = 1 के लिए अगर हम देखें तो n = 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2। n की वैल्यू अब 2 पुट कर दीजिए, 2 × 2 यानी 4 यानी 8। कितने रह गए? 14 है, 2 और 8 10, कितने बचे? 4। यानी सिलिकॉन की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को मैं बोलता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मुझे ये पता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उनके इलेक्ट्रॉन को मैं इजीली अलग कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं थोड़ी सी एनर्जी देके। यानी बैलेंस बैंड से लोअर एनर्जी बैंड से हायर एनर्जी बैंड यानी कंडक्शन बैंड में जंप करा सकता हूं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 32। जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 32। इसको लिख लेते हैं, कितना आएगा? 2 and 1, n = 1, 2 आ जाएगा। n = 2 पुट करिए, कितना आएगा आपका? 8। n = 3 पुट करिए, कितना आएगा? 3।
3 9 and 2 18, 18 and 8 26, 28, कितने बचेंगे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4। तो ये आपके क्या है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं। अब इसका हम एक बैंड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। सिलिकॉन के लिए ड्रॉ करता हूं पहले तो मैं। ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपकी सेकेंड ऑर्बिट है, और ये आपकी थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये सिलिकॉन का है आपका बेसिकली बैंड स्ट्रक्चर। किसका है ये? सिलिकॉन का। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने हैं? 8। फोर्थ ऑर्बिट में कितने हैं? 4। इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं सिलिकॉन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है S14 284। फर्स्ट में 2, सेकंड में आप पे कितने हैं आपके बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड में कितने हैं 4। अब हम जर्मेनियम को ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम में कितने हैं? 2। सेकेंड में कितने हैं? 8। थर्ड में कितने हैं? 18। लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? फिर से 4। तो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो आपको बहुत इजीली मालूम चल जाएगा कि जर्मेनियम के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सिलिकॉन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है? थर्ड ऑर्बिट में है। लेकिन जो जर्मेनियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? 4 ऑर्बिट में है। अगर हम इन डिस्टेंसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किस पे? इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में। लेकिन इस न्यूक्लियस का यानी जर्मेनियम में इस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे कैसी होगी? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे लेस, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्बिट में है। तो साफ साफ आपको मालूम चल रहा है कि सिलिकॉन में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट में है, आप देख सकते हैं। यानी जर्मेनियम में जो अट्रैक्टिव फोर्स है इस न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो कम होगी। यानी कि जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी देके मैं लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जंप करा सकता हूं, इन्हें इजीली फ्री कर सकता हूं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम का बैंड स्ट्रक्चर देखें, सिलिकॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी आपकी हाई होगी, तो किसमें है आपका बेसिकली वो थर्ड ऑर्बिट में है। अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं, जर्मेनियम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है? फोर्थ ऑर्बिट में है। तो जर्मेनियम में जो आपकी अट्रैक्टिव फोर्स है वो कैसी आपकी ज्यादा है, कैसी आपकी कम है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, जबकि सिलिकॉन की न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगी। यानी अगर सिलिकॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको फ्री कराना है तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी, लेकिन जर्मेनियम के अगर इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में है उनको अगर फ्री कराना है तो बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो जर्मेनियम क्या है? थर्मली अनस्टेबल है। तो जर्मेनियम क्या है? बेसिकली थर्मली अनस्टेबल है।
मैंने साफ साफ बता दिया, जर्मेनियम थर्मली अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि जो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जर्मेनियम में फोर्थ ऑर्बिट में है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत कम होगी। थोड़ी सी एनर्जी दीजिए, आप इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा सकते हैं, ये जंप कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में, ये फ्री हो सकते हैं। जबकि सिलिकॉन की न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट में है, तो इसकी फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। यानी सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम के कंपैरिजन में थर्मली स्टेबल है। तो किसी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो हमेशा मैं ऐसे सेमीकंडक्टर का यूज करना चाहूंगा जो थर्मली स्टेबल हो। आप वोल्टेज अप्लाई करिए उस डिवाइस पे और उसकी वजह से करंट जो भी फ्लो करे। मैं ये नहीं चाहता कि टेम्परेचर, अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो करंट की वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन जर्मेनियम में ऐसा है, अगर टेम्परेचर, तापमान की वैल्यू, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उस केस में आपका क्या होगा, इसकी अट्रैक्टिव फोर्स जो कम है तो इमीडिएटली कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्री हो जाएगा, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। तो कभी भी अगर फायर सेंसर की बात हो या टेम्परेचर डिटेक्टर की बात हो तब तो मैं जर्मेनियम का यूज कर लूंगा, क्योंकि जर्मेनियम क्या है, थर्मली अनस्टेबल, टेम्परेचर बढ़ाइए करंट को बढ़ाइए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन डिवाइस से, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल से कोई भी डिवाइस अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो बेसिकली टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर बहुत ज़्यादा कम होगा। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका इफेक्ट कम होगा। तो सिलिकॉन थर्मली स्टेबल है कंपेयर टू जर्मेनियम। जर्मेनियम थर्मली स्टेबल नहीं है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो हम जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं वो हमेशा सिलिकॉन का यूज करते हैं। अगर फायर सेंसर या फायर डिटेक्टर आपको बनाना होगा तो हमेशा हम जर्मेनियम का यूज करेंगे, क्योंकि जर्मेनियम में थर्मली अनस्टेबल है। ठीक है, तो आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि क्यों हम सिलिकॉन का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में, जर्मेनियम का यूज हम क्यों नहीं करते। और गैलियम आर्सेनाइड हम बेसिकली लाइट डिवाइस, एलईडी बनाने में यूज करते हैं, और भी कई सारी डिवाइस हम मैन्युफैक्चर करते हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या गैलियम आर्सेनाइड का यूज है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या कॉन्सेप्ट है, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि हम सिलिकॉन क्यों यूज करते हैं तो आप बता सकते हैं कि सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन थर्मली स्टेबल होता है, एनफ अमाउंट ऑन अर्थ, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि हम सिलिकॉन का यूज क्यों करते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, सिलिकॉन इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम, सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। नाउ हमने सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड को डिस्कस किया है डिटेल में। मैंने आपको ये भी बताया है कि सिलिकॉन किस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी सेमीकंडक्टर की बात करें तो 0 डिग्री केल्विन पे जो उसकी कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, 0 होती है। यानी 0 डिग्री केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर होता है वो एज ए इंसुलेटर आपका वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है कि जो उसकी कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा लेस होती है। क्या आप ऐसे मटेरियल का यूज़ करना चाहते हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग में जिसकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें किसी तरीके से उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना है, यानी उसकी कंडक्टिविटी को हमें अगर इंक्रीज करना हो तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया है डोपिंग का। यानी आप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो। डोपिंग क्या होती है, सेमीकंडक्टर किन किन कैटेगरी में डिफाइन किया है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन क्या है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। तो बेसिकली यहां पे सेमीकंडक्टर के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर, पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है वो होता है आपका एक्सट्रिंसिक। तो एक एक करके हम दोनों टाइप को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहले जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो आपका है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो प्योर फॉर्म रहती है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेरा मतलब समझ गए? प्योर फॉर्म का मतलब होता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो आपके सेमीकंडक्टर है, हमने बाहर से किसी भी तरीके की कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं की है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यानी सिलिकॉन है वो प्योर फॉर्म में है, जर्मेनियम है तो प्योर फॉर्म में है, कोई भी इंप्योरिटी बाहर से हमने ऐड नहीं की है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, हमने किसी तरीके की कोई भी इंप्योरिटी यूज नहीं की है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जब हमने बाहर से कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं की है, अगर हमने बाहर से किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी स्कीम यूज नहीं करी है कि इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी बहुत ज़्यादा लेस होती है। पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं किया। ये प्योर फॉर्म है सिलिकॉन और जर्मेनियम की, और सिलिकॉन और जर्मेनियम की हम बात करें तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा लेस होती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योर फॉर्म होती है किसकी,